नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश के तमाम खबरें 1 मिनट में। भूस्खलन हो रहा है, चट्टानें टूट टूट कर नीचे आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही हैं। तस्वीरें बिहार के रक्सौल से सटे नेपाल की हैं। भूस्खलन की चपेट में स्कॉर्पियो गाड़ी भी आ गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी नदी में नहीं गिरी, लेकिन स्कॉर्पियो में सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब जरा ये तस्वीर देखिए, सड़क पर इतना बड़ा चट्टान शायद ही आपने देखा होगा। ये तस्वीर नारायण घाट मुंगलिंग सड़क से 3 किलोमीटर पहले की है, जहाँ पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया। ऐसा लगता है जैसे सड़क पर पहाड़ आ गया हो। बारिश की वजह से नेपाल में लगातार भूस्खलन जारी है। नेपाल में आए दिन बरसात के मौसम में भूस्खलन होता रहता है। घर तहस नहस, जमीन पर घर की छत, टीवी समेत घर के सारे सामान चकनाचूर। ये हाल क्या है हाथियों के झुंड ने। बोकारो के मिर्जापुर और नवाडी गांव में 8 जंगली हाथियों का झुंड घुस आया और जमकर तबाही मचाई। हाथियों के झुंड ने गांव के 5 घरों को तहस नहस कर दिया, जिसमें 3 घरों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। यहाँ तक कि घर में रखा सारा अनाज भी चट कर गए। अनाज तरकीब चौकी पलंग जितना था सब एकदम तोड़ फोड़ के एकदम ठीक करके बर्बाद है। हम लोग बच गए, अपना बहुत जान में थी सुरक्षा थी करते हुए जान बच गया। पूरा घर अंदर घुस गया, पूरा घर। हाल के दिनों में हाथियों का झुंड कई बार उत्पात मचा चुका है, लेकिन वन विभाग और प्रशासन की ओर से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार इमरान, नासिर और काफिल को आज पटना के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने एनआईए की अपील को मंजूर करते हुए नासिर और इमरान को 8 दिनों के लिए यानी 16 जुलाई तक एनआईए को रिमांड पर दिया है। वहीं काफिल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी सलीम भी 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। 10 दिनों का रिमांड इमरान और नासिर के 10 दिनों का रिमांड मांगा गया था, जिनमें 8 दिन का रिमांड मंजूर हो गया, जो 16 तारीख तक दोनों रिमांड पर रहेंगे। दरअसल 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद से आए कपड़े के बंडल वाले पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। एटीएस मामले की जांच कर रही थी। बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया था। इस मामले में एनआईए की टीम ने हैदराबाद से इमरान खान और नासिर खान को गिरफ्तार किया था। वहीं शामली से काफिल और सलीम को गिरफ्तार किया गया था। गांव में कोहराम मचा है। सैकड़ों लोगों की भीड़ सवालों के साथ खड़ी है। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। समस्तीपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बूढ़ी गंडक नदी में नाव डूब गई है, जिसमें 3 लोगों की डूबकर मौत हो गई। ये हादसा खानपुर के बछौली के पास हुआ है। जैसे ही नदी से 3 लोगों की लाश निकाली गई, गांव में कोहराम मच गया। नदी में जो नाव डूबी उस पर 8 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग नाव से दाह संस्कार कर गांव लौट रहे थे, तभी नाव पलट गई और ये बड़ा हादसा हो गया। बाढ़ के पानी से खिलवाड़ भारी पड़ सकती है। शायद ये बात मस्ती कर रहे ये बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। बाढ़ के पानी में बच्चों के स्टंट करने की ये तस्वीर सीतामढ़ी की है, जहां ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है, लेकिन ये बच्चे खतरों से खेल रहे हैं। इन बच्चों को देखने वाला और समझाने वाला कोई नहीं है। ये लापरवाही बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बच्चे दिन भर बाढ़ के पानी में खेलते रहते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, ऊपर से कूदते हैं। ये रोमांच पैदा करने वाला है।
लेकिन बड़े हादसे के खतरे को भी दर्शा रहा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई जगह हादसे हो चुके हैं। अब तक 15 बच्चों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। खराब मौसम में घरों में रहने की लगातार प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें चिंता बढ़ाती हैं। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हालात बदतर हैं। हजारों की आबादी सैलाब में सितम झेल रही है। बाढ़ के बीच कैसी जिंदगी बसर हो रही है, किन हालातों में लोग रह रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरभंगा के केवटी प्रखंड के कोठिया के पास जमींदारी बांध टूट गया है। बांध को बांधने का काम जारी है। लोगों की माने तो बांध नहीं बना तो कई गांव के डूबने का खतरा है। रात भर वो वहाँ कोठिया में परेशान थे हम लोग, वहाँ बांध कर आए हैं। अभी यहाँ जो है तकरीबन 20 फीट बांध टूट चुका है। अब जल्द से जल्द यहाँ पर अगर उपाय नहीं होता है तो यहाँ पर तकरीबन पूरा गांव डूब जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। इधर केवटी प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। पूरे गांव में पानी भर चुका है। जिंदगी बचाने के लिए अब बस नाव का ही सहारा है। नवादा में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल है। बारिश ने ऐसा कहर ढाया है कि हरदिया पंचायत में मिट्टी के बने मकान ढह गए। पानी की निकासी नहीं होने से पूरे गांव में जल जमाव के हालात हैं। लोगों के सामने खाने पीने तक समस्या खड़ी हो चुकी है। घर में रखा अनाज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पानी बारिश हो रहा था सर, पानी एकदम निकलने को जगह नहीं था, नाली नहीं बना हुआ था। पानी घर में सब सामान भरा हुआ था, एकदम ऐसे सब घर गिर गया। नाली नहीं बना है? नहीं, नाली तो नहीं बना है। हालात कितने भयावह हैं, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। हैरानी की बात है कि अब तक यहाँ प्रशासनिक अमला सुध लेने नहीं आया है। पानी की तेज धारा से कटाव अब शहरों तक दस्तक देने लगा है। अररिया कलेक्ट्रेट से महज 500 मीटर की दूरी पर परमान नदी से भीषण कटाव हो रहा है। शहर के खरैया बस्ती वार्ड नंबर 11 और 12 में महज 5 सालों में करीब 150 घर नदी में विलीन हो चुके हैं। लिहाजा लोग अपने आशियाने को अपने ही हाथों से ध्वस्त करने पर मजबूर हैं। इस तरीके से शहर की ओर बढ़ते जा रही है और हर वर्ष लोग यहाँ पर बेघर होते जा रहे हैं, यह तोड़ रहे हैं। वजह यह है कि इनका घर फिर कहीं नदी के बीचों बीच समा न जाए, जान माल का नुकसान न हो। इस वजह से ये जो है अपना घर जो है तोड़ने को विवश हैं। लोगों की माने तो हर साल नदी तेजी से शहर की ओर बढ़ रही है। वक्त रहते यदि कटाव को रोका नहीं गया तो शहरी इलाके भी नदी की धारा में विलीन हो जाएंगे। चंपारण में बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन, परिवहन विभाग और कृषि विभाग के सीनियर अधिकारियों ने संयुक्त रूप से इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। अब तक नुकसान का जो अनुमान लगाया गया है उसके मुताबिक पूर्वी चंपारण की 61 पंचायतों के 144 गांव की करीब 6.25 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से पूर्वी चंपारण में 229 सड़कें तबाह हो गई हैं और 6900 हेक्टेयर में लगी धान के बीज का नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावित प्रखंड बंजरिया, सुगौली, मोतिहारी, तेतरिया, मधुबन, फेनहारा में कुल 12 मोटर बोट और 67 नाव चलाए जा रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने 8 जिलों का दौरा किया था, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को हवाई सर्वे कर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने का निर्देश दिया था। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। तस्वीर गोपालगंज के बरौली की है, जहां शादी समारोह में न सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया बल्कि युवकों ने हथियार भी लहराए।
बरौली के रतन सराय वार्ड नंबर 14 में मांझागढ़ के लंगटूहाथा गांव से बारात आई। बारात के दौरान बारातियों ने मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया था। ऑर्केस्ट्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना संक्रमण की परवाह किए बिना ही सैकड़ों की संख्या में लोग झूमते नजर आए। एक युवक पिस्टल लहराता हुआ भी नजर आया। हैरानी की बात है कि पुलिस को कहीं से खबर नहीं लगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी के लिए अलग से थाना खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार से मंजूरी मिलते ही अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी का अपना थाना होगा, जिसके बाद निगरानी, ईओयू और एटीएस जैसे दूसरी एजेंसियों की तरह सीआईडी भी एफआईआर दर्ज करेगा और उसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भी अधिकार मिल जाएगा। तैयारी यह है कि सीआईडी यानी अपराध अनुसंधान विभाग अपना केस दर्ज करेगा और आरोपियों की गिरफ्तारी भी अपराध अनुसंधान विभाग की टीम ही करेगी। इसके लिए सीआईडी में एक थाना खोलने का भी प्रस्ताव है। इस पर मुहर लगने वाली है और अगर मुहर लग जाती है तो बिहार पुलिस की अन्य एजेंसियों की तरह सीआईडी भी एफआईआर दर्ज करेगी। जाहिर है क्राइम कंट्रोल की दिशा में बिहार पुलिस मुख्यालय का ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कितना भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन झारखंड से मानव तस्करी का कलंक नहीं मिट पा रहा। प्रदेश की 26 बच्चियों को मानव तस्करी के चंगुल से रेस्क्यू कर दिल्ली से रांची लाया गया। इसमें सबसे अधिक संख्या साहिबगंज की है, जहां से 10 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। बाल कल्याण समिति के सदस्यों की माने तो बच्चियों का सौदा कर शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। लोग समझते हैं कि जो निडी है, जो जरूरतमंद है, उनको लाया जाए, उनको काम करवाया जाए। और बहुत दुख की बात है कि काम के साथ साथ उनके साथ वायलेंस भी किया जाता है, उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। तो बहुत भोली भाली है यहाँ की बच्चियाँ, बहुत भोली भाली है और इस वजह से लोग इनका फायदा उठाते हैं। कई बच्चियों के परिवार वाले अब बच्चियों को रखना नहीं चाहते। ऐसे में बच्चियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। इस साल अब तक 47 बच्चियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया। एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और एक जरूरतमंद तक सुविधाएं पहुंची हैं। दरअसल बेगूसराय में एक बुजुर्ग महिला को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी। सकुनिया देवी के पास ना तो आधार कार्ड था, ना ही पहचान पत्र, लिहाजा उसे कोई सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन अब सारे दस्तावेज सकुनिया देवी के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 18 चैनल के मार्फत हम लोग को पता चला कि वार्ड नंबर 1 जो बहरा पंचायत साकू में पड़ता है कि एक सकुनिया देवी है, जिनको ना घर था, ना आधार कार्ड था, ना पैन कार्ड था, और न्यूज़ 18 के जरिए उनको आज के डेट में सब कुछ मिल गया है। जरूरी दस्तावेज नहीं होने से सकुनिया देवी को वैक्सीन भी नहीं लग पाई है। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद अब पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आया और महिला को सभी दस्तावेज मुहैया कराए गए। बिहार में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 102 जारी किया है, जिस पर फोन कर आप वैक्सीन वैन अपने इलाके में मंगवा सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और ऐसे में यह महत्वपूर्ण पहल जो है वो शुरू की गई है। ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांगों को स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन डायल 102 या अपने जिले की हेल्पलाइन पर फोन करना होगा और उसके बाद जो वैक्सीनेशन की गाड़ियां हैं वो उनके घरों पर पहुंचेंगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया ताकि तीसरी लहर के कहर को रोका जा सके, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर न पड़े। वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिले, इसके लिए कटिहार में एक नया तरीका अपनाया गया है।
राज्य मुख्यालय के निर्देश के बाद समाहरणालय या फिर अन्य सरकारी कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में जो भी लोग किसी काम से जिला स्तर के अधिकारियों से मिलने आते हैं उन्हें वैक्सीनेट होना जरूरी है। दफदार चौकीदार पंचायत के दफदार चौकीदार के समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय से ईमेल भी भेजे थे। आज मिलने का समय था। कलेक्ट्रेट आए तो कहा गया कि जब तक से आप वैक्सीन नहीं लिए हैं सर ये जिलाधिकारी महोदय से नहीं मिल पाएंगे। हमने आ करके अभी वैक्सीन लिया और कहा गया कि 3 बजे आइएगा, हम मिलेंगे। दिखाइए पहल को कैसे बहुत अच्छा है। अच्छी बात यह है कि कलेक्ट्रेट आने वाले कोई भी व्यक्ति अगर वैक्सीनेट नहीं है तो उसे वैक्सीनेट करने की पूरी व्यवस्था भी दफ्तर में की गई है। हाजीपुर पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जमा खान ने कहा कि उनके पूर्वज राजपूत थे और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया, जिसके बाद वो मुस्लिम हो गए। जमा खान का दावा है कि आज भी उनके पूर्वज के राजपूत वंशज मौजूद हैं और उनसे उनका पारिवारिक रिश्ता है। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे। 2 लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। जो खानदान हम लोगों का है, बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गांव है जहाँ खानदान है, जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों आज भी आना जाना सब कुछ है। जमा खान कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए बीएसपी के इकलौते विधायक थे जिन्होंने कुछ महीने पहले जेडीयू का दामन थामा था। तो लीजिए जनाब, हाजिर है लालू राबड़ी छाप अगरबत्ती। बस हौले से सुलगाइए और घर से लेकर आंगन तक मनमोहक खुशबू फैलाइए। वैसे तो अगरबत्ती के डब्बे पर LR राधा कृष्ण ब्रांड चस्पा है, लेकिन समर्थक इस LR का फुल फॉर्म लालू राबड़ी बताते हैं। सुगंध से भरी सीक की ये पतली पतली लड़ियां उस खटाल में खुली फैक्ट्री में बन रही है जिसमें कभी लालू प्रसाद बड़े प्यार से सैकड़ों गायें पाला करते थे। सबसे बड़ी बात है कि इस ब्रांड के प्रमोटर खुद लालू राबड़ी के लखते जिगर तेज प्रताप यादव हैं। इसलिए वो अक्सर इस फैक्ट्री का जायजा लेने आते रहते हैं। तो देर किस बात की, LR यानी लालू राबड़ी अगरबत्ती घर लाइए और उसकी मखमली महक में खो जाइए। कटिहार के हाजी बसीर टोला का ये है प्राथमिक विद्यालय, जहां के शिक्षक इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल कोरोना काल में स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी को देखते हुए शिक्षक नीरज आनंद ने कुछ ऐसे ही करने की सोची ताकि बच्चे निजी स्कूलों की तर्ज पर ऑनलाइन क्लास कर सके। इसके लिए नीरज आनंद ने बकायदा एक मोबाइल ऐप बनाया और फिर छात्रों के परिजनों से घर घर जाकर संपर्क किया। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए अभिभावकों के सामने अपने विचार रखे और इसका असर ये हुआ कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी अब ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि मोबाइल ऐप बनाने में आनंद का साथ स्कूल के सभी शिक्षकों ने दिया। वाकई समाज के बदलाव के लिए ऐसी ही सकारात्मक सोच की जरूरत है। अस्पतालों में बेसुध पड़े ये लोग डायरिया बीमारी के शिकार हैं। गिरिडीह में देवरी प्रखंड का नक्सल प्रभावित गांव हथगढ़ डायरिया की चपेट में है। गांव में 24 से अधिक लोग बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीमार लोगों में 3 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि नदी का गंदा पानी पीने से डायरिया का प्रकोप बढ़ा है। यहाँ 3 चापाकल, एक सौर ऊर्जा का पानी का व्यवस्था किया गया है, लेकिन ऊंची स्थान होने के चलते पानी में वहाँ थोड़ा लेयर कमी है, जिसके चलते पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और लोग नदी के पानी पी रहे हैं, जो पानी पीने के चलते वहाँ डायरिया की कहर हुई।
दरअसल गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई, न ही स्वास्थ्य को लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सिमडेगा वासियों को अब ट्रेन की अधिक सुविधा मिलेगी। खूंटी सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। उपायुक्त को लिखे पत्र के मुताबिक सिमडेगा के बानो रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव बढ़ेगा। वहीं पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का बानो तक आने की भी बात कही गई है, जिसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं हटिया बाड़ामोड़ा रेलवे लाइन को भी डबल करना है। इसके लिए वन विभाग के क्लियरेंस की प्रक्रिया संबंधी बैठक कर रिपोर्ट भेज दी गई है। हालांकि अभी तक सिमडेगा मुख्यालय को ट्रेन से जोड़ने की पहल पर कोई शुरुआत नहीं हुई है। इस प्रकार का प्रशासन के द्वारा मदद और सहायता चाहिए वो हम लोग दे सकते हैं। जो डबल लाइन करने वाली है उस पर बैठक हम लोग करके भेज चुके हैं। अतिशीघ्र वहाँ से उस पर क्लियरेंस आने के बाद वो काम भी यहाँ पर करवाना शुरू कर दिया जाएगा। लोग बस के महंगे सफर से बच जाएंगे। इंतजार है उस घड़ी का जब ट्रेन की छुक छुक हर घंटे सुनाई देगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। की विदाई डोली के बजाय नाव से होती है। बेबसी और लाचारी को दर्शाती ये तस्वीरें मधुबनी जिले के करहारा पंचायत की हैं। बुधवार को करहारा पंचायत में दरभंगा जिले से बारात आनी थी। सरकारी नाव नहीं मिलने पर आनन फानन में निजी प्रयासों से छोटी सी नाव का इंतजाम हुआ। इस पर सवार होकर दूल्हे राजा और कुछ बाराती किसी तरह करहारा पहुंचे। नदी किनारे खड़े लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे को गोद में उठाकर बारातियों का स्वागत किया। तो कई बार हम लोग ने सूचना दिया है अंचल अधिकारी को, लेकिन इस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और नाव मुहैया नहीं कराया गया है। बरसात के मौसम में न सिर्फ आम जनजीवन बल्कि शादी ब्याह जैसे हंसी खुशी के पल भी बेरंग और बोझिल से हो गए हैं। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में कोशी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण जिले के कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित तो परेशान है ही, बाढ़ग्रस्त इलाके में आने वाली नई नवेली दूल्हे दुल्हन भी काफी परेशानी झेल रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। दुल्हन के साथ नाव पर सवार दूल्हा मुस्कुरा रहा है, लेकिन चारों तरफ फैले पानी के डर के मारे दुल्हन की जान जा रही है। शादी तो सहरसा में बड़े धूमधाम से हुई। दूल्हे के साथ अपने ससुराल खगड़िया तक बड़ी खुशी से वो साथ आई, लेकिन गांव सिमराहा तक जाने के दौरान उसने हर तरफ पानी जो देखा, डर के मारे उसका हलक सूखने लगा। हालांकि काफी मान मनोबल के बाद वो नाव पर बैठी। था कि हम डूब जाएंगे, उसका जो लोकना होता है लड़की का वो समझाया बुझाया, तब जाकर के बैठा। काफी देर के बाद नाव किनारे पर लगी, फिर दुल्हन को उतारकर घर लाया गया। कई जिलों की तरह सीतामढ़ी भी बाढ़ की चपेट में है। जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। किसी तरह पीड़ित समय काट रहे हैं। इंतजार है पानी कम होने का, लेकिन ऐसे में बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। बरौनी गांव के बलदेव महतो की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बाढ़ के कारण परिजन उन्हें घर से खाट पर लेकर निकले। रास्ते में पानी था तो खाट को नाव पर लादा, उसके बाद नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद बलदेव महतो को परिजन ऑटो पर लेकर अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर सालों से नाव से ही आर पार होता है और बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। आपको बता दें कि बरौनी गांव बागमती नदी के तटबंध के अंदर बसा है। ऐसे में हर साल ऐसी स्थिति से ही दो चार होना पड़ता है। बाढ़, पानी और परेशानी की कहानी और भी है। तस्वीरें पूर्णिया से आई हैं, जहां बायसी में लोगों ने जिस घर को अपने खून पसीने से बनाया, उसी घर को अब वो तोड़ रहे हैं, अपने प्यारे आशियाने को छोड़ रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महानंदा ने जो तबाही मचाई है, उसमें एक एक घर नदी में समा रहे हैं। मड़वा गांव में अब तक 8 घर नदी में समा चुके हैं।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर कम जरूर हुआ, लेकिन लोगों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई। कई प्रखंडों के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी जस का तस बना हुआ है। माझागढ़ प्रखंड के भैसही पंचायत के मंगुराहा गांव का कुछ ऐसा ही हाल है। बाढ़ के पानी की वजह से लोग दूसरे के घरों के छतों पर या तटबंधों पर शरण लिए हुए हैं। मंगुरा गांव के कई ग्रामीणों की तरह ही सुरेश साहनी भाई कई दिनों से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। किसी तरह जिंदगी काट रहे ग्रामीणों की शिकायत है कि अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। दिक्कत है, पानी आ गया है, न विधायक आते हैं, न कुछ आता है, न कुछ साधनों, न कुछ नहीं है। गेहूं धरा तो गेहूं तो आ गया इसमें के पानी में से। कब से पानी आया है? 2 दिन हो गया। लोगों में इस बात का मलाल जरूर है कि उनकी सुध लेने कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच रहा है। जलस्तर कम होने के बाद किशनगंज में कनकई, महानंद और मेची नदी तेजी से कटाव कर रही है। दौला पंचायत के मंझोक गांव में कई घर नदी में विलीन हो गए। जो घर बचे हैं लोग उसे अपने हाथों से उजाड़ रहे हैं। मंझोक और पोरलाबाड़ी को जोड़ने वाली सड़क महानंद नदी में समा गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। ग्रामीण ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जिससे किसी तरह खाने पीने का प्रबंध हो पा रहा है। कोई देखभाल नहीं, कोई देखभाल नहीं बाया। एक बीज वाली से बीज चीनी पत्ती खा। कटाव रोधी कार्य जल्द नहीं किए गए तो हजारों घर नदी में समा जाएंगे। स्थानीय लोग इसी अनहोनी से डरे हुए हैं। एक तरफ कनकई का कहर जारी है तो दूसरी तरफ नेपाल से आने वाली रतुआ नदी भी भीषण कटाव कर रही है। टेढ़ा गाछ प्रखंड के चिलहनिया पंचायत के सोहिया घाट इलाके में ये कटाव हो रहा है। कटाव की वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ की खेती पानी में डूब गई है। पेड़ भी पानी की वजह से तेज धार में उखड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खुद पेड़ों को काट रहे हैं। बाढ़ के पानी से 300 घर प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि अगर जल्द ही शासन प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलती तो विकराल स्थिति हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इस इलाके में भारी कटाव हुआ था। इसी तरह से नदी कटाव होता है और हम लोग जिला प्रशासन से गुहार लगाते हैं, बाढ़ आपदा से गुहार लगाते हैं, MLA MP से गुहार लगाते हैं। एक बार फिर विपदा से अभी गांव वाले निकल भी नहीं पाए थे कि अब एक बार फिर से मुसीबत सामने है। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड में नेपाल से आने वाली धौरी, गागन, पौराहा नदियों में बाढ़ आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खजौली प्रखंड के चतरा, गोबरौड़ा उत्तर पंचायत में निर्माणाधीन पुलिया बह गया। कोसी नहर प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे इस पुलिया के बहने से गोबरौड़ा और मरुकिया जाने वाली सड़क पर आवागमन बाधित हो गया है। वहीं बरसाती नदियों के तेज बहाव के चलते कोसी नहर के किनारे बसे कुछ घरों में भी पानी घुस गया है। कई घर तो पानी में विलीन हो गए। पश्चिमी कोसी नहर प्रोजेक्ट के SDO की माने तो पुलिया निर्माण के लिए सड़क की खुदाई की गई थी। बरसात पहले गागन नदी में इतनी ज्यादा पानी आ गई कि उसको तोड़ते हुए निकल गया, जो मेरे कैनाल के टो को टच कर रहा है कंट्री साइड में। फिलहाल जरूरत है कटाव रोधी कार्य में तेजी लाने की, ताकि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। घरों के आसपास पानी ही पानी।